आप सभी का स्वागत है। जितने भी वीज़ा अपडेट्स हम आपको देते हैं, जो भी किसी भी कंट्री का होता है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये बड़े अनसर्टेन टाइम्स हैं। तो जो आज अनाउंसमेंट्स हैं, कल वो एक्शन में आ सकते हैं और आज के एक्शन कल वो वापस अनाउंसमेंट में बदल सकते हैं। अगर सिचुएशन कभी भी ख़राब होती है, कोई भी एम्बेसी ओपन अप होती है, सिचुएशन ख़राब होती है और फिर से क्लोज़ हो जाती है और वो इतनी जल्दी अपनी अनाउंसमेंट्स नहीं करती हैं सारी चीज़ों का, तो ये तो तभी पता चलता है जब एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो आप कभी भी अपनी फाइलिंग करते हैं उससे पहले हमेशा क्रॉस चेक करके ही अपनी फाइलिंग प्रोसीड करें। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्बिया को लेके, जो आपके काफ़ी सारे कंसर्न्स और क्वेश्चंस हैं कि वहाँ पे टूरिज्म का क्या स्टेटस है, वहाँ पे वीज़ा फ्री है, जाएँ तो कैसे जाएँ, किस तरीके से जाएँ, कौन कौन जा सकता है, क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। दूसरा, पोलैंड को लेके, बिल्कुल ठीक है, पोलैंड ने अपनी वीज़ा विंडो को पार्शियली ओपन किया हुआ है, कम्प्लीटली नहीं, यानी कुछ कैटेगरीज ही एक्सेप्ट हो रही हैं, तो वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही थोड़े से टाइम पे। तो इसलिए काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी, इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और ये चीज़ें समझ के आपको बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत हेल्प मिलेगी उनके वीज़ा में इमिग्रेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर्बिया। सर्बिया ने काफ़ी पहले ही अपना टूरिज्म ओपन कर दिया था, काफ़ी इंडियंस वहाँ पर गए हैं, बहुत, सेकेंड वेव से पहले तो बहुत ज़्यादा जाने लग गए थे। और इमिग्रेशन में ये बात सही है, सर्बिया का इमिग्रेशन टफ है, तो आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी वहाँ पे अलाउ नहीं किया, डिपोर्ट हो गए। लेकिन अगेन, जैसा मैंने पहले ही बताया, उससे भी ज़्यादा लोग वो हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो उस कंट्री को आराम से देख कर आए हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में होना चाहते हैं? ऑब्वियसली उसी कैटेगरी में होना चाहते हैं, तो वो कैटेगरी के लोग कौन से हैं? देखिए, सर्बिया में जब भी आप जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही होता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए ताकि इमिग्रेशन में आपको हेल्प मिल सके। दूसरा, आपकी जो फ्लाइट टिकट है वो रिटर्न होनी चाहिए। आप वन वे लेकर चले गए या सर्बिया से आगे आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, उसकी आपने फ़्लाइट दिखा दी, इन दोनों सिनारियों में ही जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको डाउट हो जाता है, उसको लगता है कि आप दूसरी फ़्लाइट कैंसिल करा दोगे और रिफंड ले लोगे, इसलिए आपने दो अलग अलग सेगमेंट दिखाए हैं सिर्फ दिखाने के लिए और एक्चुअल में आपको कोई प्लान नहीं है। इन कॉन्ट्रारी, अगर कोई सर्बिया जाके वापसी आके अपनी रिटर्न फ्लाइट दिखा देता है तो वहाँ पे उसको इमिग्रेशन में हेल्प मिलती है। दूसरा, होटल। काफ़ी सारे लोग हैं वो होटल को बुक कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट और उसको पे नहीं करते। ठीक है, हम आपको एडवाइस ज़रूर करते हैं कि ठीक है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो वीज़ा के लिए बोलते हैं आपको, लेकिन जब वीज़ा मिल जाए और आप उस कंट्री में पहुंच जाएं तब तो आपके पास कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। और सर्बिया में तो जैसे कि वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस सिनारियो में आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफर्म होटल बुकिंग नहीं लेकर जाते और उन्होंने 1% चेक कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इमिग्रेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कुछ ना कुछ कैश लेकर जाना। कैश आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड दिखाया और बाकी क्रेडिट कार्ड्स दिखाए और आपको लगा कि वहाँ पे जो है ये एक्सेप्ट हो जाएंगे तो मेरे को कैश की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? ठीक है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, जितने दिन के लिए जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, उतने डॉलर्स लेकर जाएं। 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो $1000 कैरी ऑन करें। आई नो ज़्यादा हैं, हो सकता है आपके आधे ही खर्च हों, लेकिन जो बचेंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सफिशिएंट कैश लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, आप शॉर्ट में ना रहें कैश को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रैवल आइटनरी का। अब आप सर्बिया में पहुंच गए, आपने कहा कि देखिए जी मेरे पास तो ट्रैवल हिस्ट्री भी है, होटल भी है, फ्लाइट भी है, कैश भी है, अब तो मेरे को इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछ लिया कि सर्बिया में आके आप क्या करेंगे, क्या क्या देखने का प्लान है आपका, तो उस वक्त आपके पास अगर ट्रैवल आइटनरी है तो बहुत हैंडी प्रूफ होती है। आप इमीडिएटली ट्रैवल आइटनरी शो कर सकते हैं, देखिए जी ये मेरी ट्रैवल आइटनरी है, मेरा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये सारा प्लान है। ऑब्वियसली वो हिंदी में बात नहीं होती, इंग्लिश में ही होती है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ बस समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, आप उनको बता सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, जो अगर ये बात मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे उनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं होती है, बहुत ही बेसिक, हार्डली वो आपकी बात समझ पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम कम्युनिकेशन हो, ऐसी फाइल आप वहाँ पर बनाकर लेकर जाएं। यानी आपके होटल वाउचर्स, आपके टिकट्स, आपकी ट्रैवल आइटनरी, कैश इन हैंड, आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें कन्फर्म्ड होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको वहाँ इशू नहीं होना चाहिए। और एक और पॉइंट है कि सर्बिया में आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेकर जाएं, वहाँ मैंडेटरी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बट आप लेकर जाएं, वो बहुत हैंडी प्रूफ होता है। इमिग्रेशन में तो होता ही होता है, उसके अलावा उसके एडवांटेज बहुत हैं, किसी भी कंपनी का करा सकते हैं। मैं किसी कंपनी को एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जस्ट इन केस वहाँ पे फ्लाइट अगर मिस हो गई या कोई मिसहैप हो गया या तबीयत ख़राब हो गई आपकी, या फ्लाइट आपसे नहीं, फ्लाइट ही पीछे से कैंसिल हो गई और आपने मिस कर दी तो कोई क्लेम नहीं मिलता है।
अगर फ्लाइट ही कैंसिल होगी, कई बार फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, 3 दिन बाद की रीशेड्यूल हो गई, अब 3 दिन आपको होटल में रुकना पड़ गया, तो ये सारे क्लेम ट्रैवल इंश्योरेंस में इंक्लूड होते हैं, जो आप अपनी कंपनी से ट्रैवल जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे क्लेम ले सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी हैंडी रहती हैं और इसीलिए इसका एडवांटेज हर जगह होता है। और आजकल के ट्रैवल इंश्योरेंसेस में बाय डिफ़ॉल्ट कोविड का क्लेम भी इंक्लूडेड है, तो ये और अच्छी बात हो जाती है। तो इमिग्रेशन पे भी इसकी हेल्प मिलती है। तो ये सारे सिनारियो थे सर्बिया के लिए। तो सर्बिया अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वैक्सीनेशन का उन्होंने ऐसा कोई कंफर्म्ड नहीं रखा है कि आपने वैक्सीनेशन लेकर ही आना है। तो मैं फिर भी आपको ये राय दूंगा, अगर एज ऑफ नाउ कोविशील्ड है तो कोविशील्ड या फिर WHO अप्रूव्ड कोई और वैक्सीन लेकर जा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे दिखाने के लिए एटलीस्ट हो जाए कि मैंने देखिए डोज ले दी हैं और मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे ऑलरेडी पासपोर्ट में इंटीग्रेटेड भी हैं। अगर आपने कोवैक्सीन ली हुई है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, WHO से बहुत जल्द अप्रूवल आ जाएगा, थोड़े बहुत दिनों में आ जाएगा, उसके बाद ही फिर ट्रैवल करें, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट भी वहाँ पे मांगे जाते हैं, तो वो आप जाने से 72 आवर्स पहले करवा कर जाएँ डिपार्चर से, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अराइवल से, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई सिर्फ एडवाइस है, कोई रूल नहीं है, अराइवल से 72 आवर्स अगर आप पहले लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा मेरे को लगता है कि हैसल फ्री अप्रोच रहेगी। जस्ट इन केस अगर फ्लाइट डिले हो गई या कुछ और भी हो गया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वहाँ पर मिल जाता है इस चीज़ को कवर करने के लिए। ये सारी डिटेल्स थी सर्बिया की। अब आ जाते हैं पोलैंड के ऊपर। पोलैंड का जैसे कि ठीक है, आप में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि पोलैंड भी तो ओपन हो गया, हम आपको क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए, पोलैंड पार्शियली ओपन हुआ है, आई एग्री, बाकी भी कंट्रीज अभी पार्शियली ही हुई हैं। जैसे बेल्जियम हो गया, उन्होंने भी पार्शियल ऑपरेशन ही रिज्यूम किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी एप्लीकेशन से ओपन कर दी और आप एकदम से जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियली का मतलब ये है कि कुछ सेलेक्टेड डेट्स में उनकी अपॉइंटमेंट्स मिलेगी और कुछ कैटेगरीज में ही मिलेगी। बेल्जियम ने ये कहा था कि भाई आपको अगर टूरिस्ट के लिए जाना है तो हम अलाउ करेंगे, लेकिन आपको अप्रूवल लेनी होगी एम्बेसी में ईमेल करके। पोलैंड ने वो नहीं कहा है, इसलिए हमने पोलैंड के ऊपर कोई भी अभी वीडियो पे आपको डिटेल नहीं दी थी या इसके ऊपर कोई फ्रेश टॉपिक पे हमने अपलोड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट टूरिज्म की कोई तो अनाउंसमेंट आए टूरिस्ट वीज़ा की। तो पोलैंड ने ओपन किया है, जैसे आपका वर्क वीज़ा है या आपका स्टडी वीज़ा है या लॉन्ग टर्म डी वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, सिर्फ यही कैटेगरीज ओपन की हुई हैं और इन पे भी अपॉइंटमेंट्स इतनी एक्टिवली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी गैप के बाद अवेलेबल हो रही हैं। तो अगर आप पोलैंड जाना चाह रहे हैं एज अ टूरिस्ट तो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट? हमें उम्मीद है कि अगस्त में उसकी भी न्यूज़ आ जानी चाहिए, तो ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है, अगस्त आ गया बस थोड़े बहुत दिनों में। तो अगस्त में भी हो सकता है, शुरू में, मिड में, एंड में, कभी भी ये ओपन होने की पूरी संभावनाएं हैं इसकी, प्रोवाइडेड कोई थर्ड वेव ना शुरू हो जाए, जैसा कि हम आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगस्त में ये सारी चीज़ें रिज्यूम हो जाएंगी। अभी उन्होंने कोई वैक्सीनेशन की कंफर्मेशन नहीं दी है अगर पोलैंड ने, कि आप अगर किसी और की कैटेगरी में जाते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर वैक्सीनेशन लेनी होगी, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं उन्होंने दी है। बट मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप WHO अप्रूव्ड वाली वैक्सीनेशन ज़रूर लेकर जाएं। कोवैक्सीन तो बिल्कुल लेकर ना जाएं अभी एज ऑफ नाउ। कोवैक्सीन को अप्रूवल आने में अगला महीना लग सकता है। देखिए, कोवैक्सीन वाले जितने भी, आधी जनता हमारी कोवैक्सीन की है, आधी कोविशील्ड की है। कोवैक्सीन वाली जनता का ऐसा नहीं हो सकता है कि कोवैक्सीन को अप्रूवल ना मिले। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम ही लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेट अप्लाई किया गया अप्रूवल के लिए। पहले कोवैक्सीन को यहाँ पर फैलाया गया था सबसे ज़्यादा, तो इसलिए WHO के अप्रूवल के लिए इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं डाली थी, तो वो अभी लास्ट वीक ही डाली गई है, जिसका अप्रूवल बहुत जल्द आ भी जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में आ भी जाए और तब तक, जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक अप्रूव्ड ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अप्रूव्ड हो गया उसके बाद यूरोप ने इसे रिकग्नाइज कर देना और आप इजीली वहाँ पर जा पाएंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो पोलैंड के लिए तो टूरिस्ट के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बस ये जो दूसरी कैटेगरीज है जो मैंने आपको बताया, इन पे डेफिनेटली आप जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा, जैसे डी कैटेगरी वीज़ा पे अगर आप जाना चाह रहे हो, उसके लिए आपके पास कोई ना कोई वहाँ पे होना चाहिए जो आपको इन्वाइट करे, आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, आपको ज़रूर इन्वाइट करे। लेकिन याद रहे कि जाने का पर्पज़ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। फैमिली वीज़ा ओपन है, अगर आपकी वहाँ पे कोई फैमिली है या फैमिली मेम्बर है जो PR होल्डर है, वो आपको इन्वाइट कर सकता है, तब आप जा सकते हैं। बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि वहाँ पर अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो अगेन उसका प्रोसेस आपको पता ही है। आपके पास इनविटेशन होना चाहिए, आपका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए। आप अगर वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, परमिट होने चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए सब कुछ। अगेन अगर आप बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं तो वहाँ की किसी लोकल कंपनी का इन्विटेशन होना चाहिए, आपकी यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। मतलब सारी चीज़ें जो हम आपको बताते रहते हैं। तो टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा बस वेट करना होगा। और भी बहुत सारे देश, जैसा मैं हर बार बताता हूँ आपको, धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो एक बार इतने ओपन हो जाएं कि ऑथेंटिसिटी उनकी कंफर्म हो जाए तो उनकी डिटेल्स भी लेकर बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी।
बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।